हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म वीकेडीयू चेंज द वे ऑफ लर्निंग पर। दोस्तों, कहते हैं कि कोई भी लक्ष्य इंसान से बड़ा नहीं होता और हारा वही जो लड़ा नहीं होता। तो सभी दोस्तों का स्वागत है एसएससी जीडी के प्रैक्टिस सेट में। आपका दोस्तों एग्ज़ाम जैसा कि पता है 10 जनवरी से 14 फरवरी के बीच में आपका एग्ज़ाम होना है। आपके एडमिट कार्ड भी अभी कुछ समय के बाद जारी कर दिए जाएंगे। लगभग 25 दिसंबर के बाद दोस्तों आपके एडमिट कार्ड जारी हो सकते हैं किसी भी दिन। तो इसलिए आप सभी दोस्त अब बहुत कम समय बचा है, तो उसके लिए प्रैक्टिस सेट के माध्यम से अपनी बेस्ट तैयारी करें हमारे साथ में। और दोस्तों इसमें हम सभी प्रीवियस ईयर एसएससी के क्वेश्चन आपके सामने लेकर आ रहे हैं, जिसका आपको एक विशेष विश्लेषण के साथ में तैयारी करवाने वाले। तो सभी दोस्त आज के सेशन में लास्ट तक बने रहेंगे और अपने उन सभी दोस्तों को शेयर करेंगे दोस्तों जिनका एसएससी जीडी का एग्जाम है। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के आज के सेशन का हम लोग शुभारंभ करते हैं। तो पहला प्रश्न क्या है उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे और इसका सही आंसर जो है आप सभी लोग कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। दोस्तों यहाँ पर प्रश्न है, भारत की महान्यायवादी को कहाँ पर सुनवाई करने का अधिकार है? तो दोस्तों भारत की महान्यायवादी को कहाँ पर सुनवाई करने का अधिकार है? प्रश्न नंबर 1 ऑप्शन 1 है उच्चतम न्यायालय, ऑप्शन बी है कोई भी उच्चतम न्यायालय, ऑप्शन सी है कोई भी सेशन न्यायालय, या फिर दोस्तों ऑप्शन डी है भारत का कोई भी विधि न्यायालय। तो सही आंसर क्या होगा एक बार कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। जितने सारे दोस्त जुड़े हुए हैं तो बताएंगे भारत के महान्यायवादी, ध्यान से देखेंगे, भारत के महान्यायवादी को कहाँ पर सुनवाई करने का अधिकार है। तो सभी दोस्त ध्यान रखेंगे, भारत के महान्यायवादी को दोस्तों कहाँ पर सुनवाई करने का अधिकार है? तो दोस्तों इसका एकदम करेक्ट आंसर है भारत का कोई भी विधि न्यायालय। दोस्तों महान्यायवादी को कहाँ पर सुनवाई करने का अधिकार है? तो भारत के किसी भी विधि न्यायालय में इसे दोस्तों सुनवाई करने का अधिकार है। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे। जितने सारे दोस्त जुड़े हुए हैं एक बार सभी लाइक शेयर और साथ ही साथ में सब्सक्राइब जरूर करेंगे। अगला प्रश्न क्या है ध्यान से देखेंगे। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, वित्त मंत्री, या फिर दोस्तों लोकसभा। सही आंसर क्या होगा एक बार सभी दोस्त कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। तो दोस्तों अगर बात की जाएगी भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, तो इसकी नियुक्ति कौन करता है? तो नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की नियुक्ति दोस्तों भारत में राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। और यह किस अनुच्छेद के द्वारा बताया गया है? तो सभी दोस्त ध्यान रखेंगे, आर्टिकल 148 में दोस्तों 148 में यह व्यक्त किया गया है कि भारत एक नियंत्रक महालेखा परीक्षक होगा, जिसकी नियुक्ति दोस्तों कौन करेगा? राष्ट्रपति दोस्तों जिसकी नियुक्ति करेगा, और केवल उसी के आधार पर उन्हीं आधार पर उसे हटाया जा सकता है जिन आधारों पर उच्चतम न्यायालय को हटाया जा सकता है। तो दोस्तों नियंत्रक महालेखा परीक्षण को किन आधार पर हटाया जा सकता है? तो दोस्तों आधार पर किस आधार पर हटाया जा सकता है? तो जिस आधार पर दोस्तों उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जा सकता है, जिस आधार पर उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जा सकता है, उसी दोस्तों आधार पर नियंत्रक और महालेखा परीक्षक को हटाया जा सकता है। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न क्या है उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे। जी हाँ दोस्तों ध्यान से देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी जीएनपी की विधि गणना नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी जीएनपी की विधि गणना नहीं है? आय उपागम, व्यय उपागम, बचत उपागम, या फिर दोस्तों अतिरिक्त मूल्य उपागम। सही आंसर क्या होगा एक बार कमेंट सेक्शन में छाप देंगे जितने सारे दोस्त जुड़े हुए हैं। तो निम्नलिखित में से कौन जीएनपी की विधि की गणना नहीं है? जीएनपी की विधि की गणना नहीं है, सभी दोस्त बताएंगे एक बार कमेंट सेक्शन में जितने सारे दोस्त जुड़े हुए हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। तो दोस्तों इसका एकदम करेक्ट आंसर है आय उपागम। दोस्तों आय उपागम जीएनपी की विधि की गणना नहीं है, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे, आय उपागम के माध्यम से इसकी गणना दोस्तों नहीं की जा सकती है। तो एक बार सभी दोस्त आज के सेशन को कमेंट सेक्शन में छाप देंगे जितने सारे दोस्त जुड़े हुए हैं। एक बार सभी दोस्त लाइक शेयर और साथ ही साथ में सब्सक्राइब जरूर करेंगे। तो आय उपागम दोस्तों इसका एकदम करेक्ट आंसर है, ध्यान रखेंगे। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे। जी हाँ दोस्तों, अधिकांश प्राकृतिक प्रक्रिया द्वारा किसी वस्तु के उत्पादन किसका क्रियाकलाप है बताएंगे? किसी वस्तु का उत्पादन किसका क्रियाकलाप है?
प्राथमिक क्षेत्र का, द्वितीयक क्षेत्र का, या फिर दोस्तों तृतीयक क्षेत्र का, या फिर दोस्तों ऑप्शन डी है तकनीकी क्षेत्र का। तो अगर दोस्तों आपसे पूछा जाता है प्राकृतिक प्रक्रिया के द्वारा किसी वस्तु का उत्पादन क्या कहलाता है, तो प्राकृतिक प्रक्रिया के द्वारा किसी वस्तु का उत्पादन दोस्तों किसके अंतर्गत आता है, प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। ऑप्शन ए आपका एकदम करेक्ट आंसर है दोस्तों। इसमें से दोस्तों प्राथमिक क्षेत्र से कच्चे माल का निष्कर्षण होता है। जैसे आपका हो जाएगा माइंस हो गया और दोस्तों एग्रीकल्चर हो गया, इनसे रिलेटेड है। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे दोस्तों। यहाँ पर ध्यान से देखेंगे, निम्नलिखित में से किस बायोम को विश्व की ब्रेक बास्केट कहा जाता है। तो निम्नलिखित में से किस बायोम को विश्व की ब्रेक बास्केट कहा जाता है, कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। मध्य अक्षांश घास स्थल को, भूमध्य सागरी को, ऑप्शन सी है दोस्तों टैगा को, या फिर ऑप्शन डी है उष्ण कटिबंधीय सवाना को। सही आंसर क्या होगा एक बार सभी दोस्त कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। निम्नलिखित में से किस बायोम को विश्व की ब्रेक बास्केट कहा जाता है, किस बायोम को विश्व की ब्रेक बास्केट कहा जाता है, कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। तो दोस्तों इसका एकदम करेक्ट आंसर है मध्य अक्षांश के घास स्थल को दोस्तों क्या कहा जाता है, विश्व की ब्रेक बास्केट कहा जाता है। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे, विश्व की ब्रेक बास्केट कहा जाता है। और ये दोस्तों कहाँ पर पाए जाते हैं, दक्षिणी अमेरिका और उत्तरी अमेरिका में पाए जाते हैं। कहाँ पर पाए जाते हैं सभी दोस्त ध्यान रखेंगे, दक्षिणी अमेरिका और कहाँ पर पाए जाते हैं, दक्षिणी अमेरिका और आपका उत्तरी अमेरिका में पाए जाते हैं। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे, दक्षिणी अमेरिका उत्तरी अमेरिका में पाए जाते हैं। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे। जी हाँ दोस्तों, सभी दोस्त इसका सही आंसर जो है कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। ज्वालामुखी के कप के आकार के मुख को क्या कहते हैं, उद्गम केंद्र, अधिकेंद्र, केटर, या फिर दोस्तों सिंडर शंकु। सही आंसर क्या होगा एक बार कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। तो दोस्तों अगर आपसे पूछा जाता है ज्वालामुखी के कप के आकार के मुख को क्या कहते हैं, तो इसका एकदम करेक्ट आंसर है अधिकेंद्र। क्या कहा जाता है, अधिकेंद्र कहा जाता है। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे, क्या कहा जाता है, अधिकेंद्र। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे। जी हाँ दोस्तों ध्यान से देखेंगे, सही आंसर जो है कमेंट सेक्शन में सभी दोस्त बताएंगे। भारत में डच का सबसे प्रारंभिक उपनिवेश कहाँ था, भारत में डच का सबसे प्रारंभिक उपनिवेश कहाँ था, सभी दोस्त बताएंगे। मसूलीपट्टनम, पुलिकट, या फिर ऑप्शन सी है सूरत, या फिर ऑप्शन डी है दोस्तों अहमदाबाद। तो सभी दोस्त बताएंगे भारत में डच का सबसे प्रारंभिक उपनिवेश कहाँ पर था। तो दोस्तों डच का सबसे प्रारंभिक उपनिवेश कहाँ पर था, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे, पुलिकट में। कहाँ पर था, पुलिकट में था। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। और ये पुलिकट दोस्तों कहाँ पर स्थापित था, कोरोमंडल तट पर। कहाँ पर, कोरोमंडल तट पर स्थापित किया गया था, कोरोमंडल तट पर स्थापित किया गया था। इसे आप सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे। जी हाँ दोस्तों, प्राचीन चोल साम्राज्य की राजधानी कहाँ पर है, सभी दोस्त बताएंगे। प्राचीन चोल साम्राज्य की राजधानी कहाँ पर है, उरायूर में, कावेरी पूमपट्टिनम में, या फिर दोस्तों तंजावुर में, या फिर ऑप्शन डी है दोस्तों मदुराई में। तो सही आंसर क्या होगा कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। तो दोस्तों प्राचीन चोल साम्राज्य की राजधानी कहाँ पर है दोस्तों, उरायूर में है। कहाँ पर है, उरायूर में है। और ये कहाँ पर पड़ता है दोस्तों, ये दोस्तों प्राचीन में तिरुचिरापल्ली में पड़ता था। कहाँ पर पड़ता था, प्राचीन में दोस्तों ये आपका कहाँ पर पड़ता था, तिरुचिरापल्ली में, तिरुचिरापल्ली में पड़ता था। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे, ये तिरुचिरापल्ली में पड़ता था। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है दोस्तों, स्वपोषित थैलोफाइटा वाले क्लोरोफिल को क्या कहते हैं, कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। स्वपोषित थैलोफाइटो वाले क्लोरोफिल को क्या कहते हैं, शैवाल, लाइकेन, फंजाई, या फिर दोस्तों मदुराई। सही आंसर क्या होगा कमेंट सेक्शन में छाप देंगे जितने सारे दोस्त जुड़े हुए हैं। एक बार सभी दोस्त कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। स्वपोषित थैलोफाइटा वाले क्लोरोफिल को क्या कहा जाता है, स्वपोषित थैलोफाइटा वाले क्लोरोफिल को क्या कहा जाता है, सभी दोस्त बताएंगे। तो इसका एकदम करेक्ट आंसर है दोस्तों शैवाल। क्या कहा जाता है, शैवाल कहा जाता है। ऑप्शन ए आपका एकदम करेक्ट आंसर है। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। और शैवाल दोस्तों इसमें दोस्तों इसका दोस्तों थैलोफाइटा में के वर्ग में किया गया है। और ये इसमें दोस्तों क्या पाया जाता है, पर्णहरित पर्याप्त मात्रा में
पाया जाता है, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा अपने भोजन का निर्माण करते हैं। अगला दोस्तों यहाँ पर क्या है दोस्तों, यहाँ पर सेम क्वेश्चन हो गया है, तो दोस्तों इसको आगे बढ़ते हैं। अगला दोस्तों क्या है, दुग्धजनक हार्मोन्स का स्त्राव कहाँ पर होता है, बताएंगे। दुग्धजनक हार्मोन्स का स्त्राव कहाँ पर होता है, कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। स्तन ग्रंथि में, प्लेसेंटा में, या फिर दोस्तों अंडाशय में, या फिर ऑप्शन डी है दोस्तों पीयूष में। सही आंसर क्या होगा, कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। जितने सारे दोस्त जुड़े हुए हैं सभी दोस्त बताएंगे दुग्धजनक हार्मोन्स का स्त्राव कहाँ पर होता है। दुग्धजनक हार्मोन्स का स्त्राव कहाँ पर होता है, कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। तो दोस्तों ये आपका पिट्यूटरी ग्लैंड के द्वारा होता है, पीयूष ग्रंथि के द्वारा। किस ग्लैंड के द्वारा होता है, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे, अग्रवर्ती पिट्यूटरी ग्लैंड के द्वारा होता है। और दुग्धजनक हार्मोन्स, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे, इसका स्त्राव पिट्यूटरी ग्लैंड यानी कि आपका पीयूष ग्रंथि से होता है। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न क्या है, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है दोस्तों, एक स्वयं तथा चिकनी सतह कैसी होती है, कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। ताप की अच्छी अवशोषक तथा अच्छी परावर्तक। ऑप्शन बी है दोस्तों ताप की खराब अवशोषक तथा अच्छी परावर्तक। ऑप्शन सी है ताप की अच्छी अवशोषक तथा खराब परावर्तक। ऑप्शन डी है दोस्तों ताप की खराब अवशोषक तथा खराब परावर्तक। सही आंसर क्या होगा, एक बार सभी दोस्त कमेंट सेक्शन में छाप देंगे, जितने सारे दोस्त जुड़े हुए हैं। तो एक स्वयं तथा चिकनी सतह कैसी होती है, कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। एक स्वयं तथा चिकनी सतह कैसी होती है, तो सभी दोस्त ध्यान रखेंगे, एक स्वयं तथा चिकनी सतह ताप की खराब अवशोषक तथा अच्छी परावर्तक होती है। ऑप्शन बी आपका एकदम करेक्ट आंसर है, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। ऑप्शन बी आपका एकदम करेक्ट आंसर है, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे। क्लोरोफिल में क्या पाया जाता है, क्लोरोफिल में क्या पाया जाता है, कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। लोहा, मैग्नीशियम, कोबाल्ट, या फिर दोस्तों जस्ता। तो अगर आपसे पूछा जाता है दोस्तों क्लोरोफिल में क्या पाया जाता है, तो सभी दोस्त ध्यान रखेंगे क्लोरोफिल में मैग्नीशियम आयन शामिल होता है। ऑप्शन बी आपका एकदम करेक्ट आंसर है, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। क्लोरोफिल के कारण ही दोस्तों पत्ती का रंग हरा होता है। अगर आपसे दोस्तों पूछा जाता है पत्तियों का हरा रंग किसके कारण होता है, तो दोस्तों पत्तियों का हरा रंग जो है क्लोरोफिल के कारण होता है। और दोस्तों क्लोरोफिल उत्पादन के लिए मैग्नीशियम जो है आवश्यक है, तो मैग्नीशियम क्लोरोफिल में पाया जाता है। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे। जी हाँ दोस्तों ध्यान से देखेंगे, टेबल शर्करा किस प्रकार की शर्करा है, कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। फ्रक्टोज, गैलेक्टोज, ग्लूकोज, या फिर दोस्तों सुक्रोज। तो टेबल शर्करा किस प्रकार की शर्करा है, सभी दोस्त कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। तो टेबल शर्करा दोस्तों एक प्रकार की सुक्रोज है, क्या है, एक प्रकार की सुक्रोज है। ऑप्शन डी एकदम करेक्ट आंसर है। सुक्रोज का दोस्तों मतलब है वह यह कार्बनिक यौगिक है, जिसे क्या कहा जाता है, सुक्रोज क्या है एक दोस्तों कार्बनिक यौगिक है, ध्यान रखेंगे कार्बनिक यौगिक है। और दोस्तों इसे क्या कहा गया है, सुक्रोज कहा गया है। इसका स्वाद कैसा होता है दोस्तों, इसका स्वाद होता है मीठा। इसका स्वाद कैसा होता है, मीठा स्वाद होता है। और इसका सूत्र क्या है सुक्रोज का, C12H22O11। ये सूत्र भी याद रखेंगे, C12H22O11 ये किसका सूत्र है, सुक्रोज का सूत्र है। और ये कार्बनिक यौगिक है, टेबल शर्करा के नाम से जाना जाता है, ध्यान रखेंगे। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न है, एक सुवाह्य निजी कंप्यूटर जो आपकी गोद में रखने के लायक छोटा सा होता है क्या कहलाता है। ऑप्शन ए है नोटबुक कंप्यूटर, ऑप्शन बी है PDF, ऑप्शन सी है दोस्तों मेन फ्रेम कंप्यूटर, या फिर दोस्तों ऑप्शन डी है वर्क स्टेशन। तो दोस्तों एक सुवाह्य निजी कंप्यूटर जो कि आपके गोद में रखने के लायक छोटा सा होता है उसे दोस्तों क्या कहते हैं, तो दोस्तों उसे क्या कहते हैं कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। तो दोस्तों उसे क्या कहते हैं, जो गोद में रखने के लायक हो उसे नोटबुक कंप्यूटर कहते हैं। नोटबुक कंप्यूटर यानी कि दोस्तों इसे क्या कहते हैं, लैपटॉप। लैपटॉप दोस्तों, लैपटॉप को ही क्या कहा गया है, लैपटॉप को ही दोस्तों क्या कहा जाता है, नोटबुक कंप्यूटर। लैपटॉप की डिजाइन दोस्तों इस आधार पर रखी गई है जिससे दोस्तों इसे आसानी से दोस्तों कहीं भी लाया और ले जाया जा सके, और साथ ही साथ में गोद में रखकर आराम से इसमें कार्य किया जा सके।
अगला प्रश्न क्या है उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे। जितने सारे दोस्त जुड़े हुए हैं एक बार सभी दोस्त उन सभी दोस्तों तक आज का सेशन जरूर शेयर करेंगे। दोस्तों ये एसएससी के सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं जिनके माध्यम से आप सभी दोस्त बहुत ही अच्छी तैयारी करेंगे। प्रतिदिन शाम को 8 बजे हमारे साथ जुड़े और अपने एग्ज़ाम में बेस्ट स्कोर करने वाले हैं आप सभी दोस्त। इसके बाद हम आपके लिए दोस्तों करंट अफेयर के बहुत सारे इंपॉर्टेंट दोस्तों 2022 का पूरा करंट अफेयर आपको रिवाइज करवाएंगे एकदम फास्टली मोड में। तो आप सभी दोस्त हमारे साथ में बने रहेंगे और एकदम बेस्ट तरीके से सीखते रहेंगे। यहाँ पर दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक विश्व धरोहर के स्मारकों में से सबसे पहले बसा हुआ स्मारक है। तो निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक विश्व धरोहर के स्मारकों में सबसे पहले बसा हुआ स्मारक है। आगरा का किला, लाल किला, जैसलमेर किला या फिर दोस्तों अम्बेर किला। सही आंसर क्या होगा कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। तो विश्व की धरोहर स्मारकों में बसा हुआ स्मारक कौन सा है कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। कमेंट सेक्शन में छाप देंगे जितने सारे दोस्त जुड़े हुए एक बार इसका सही आंसर जो है कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। तो दोस्तों इसका एकदम करेक्ट आंसर क्या है। इसका एकदम करेक्ट आंसर है अम्बेर किला। दोस्तों अम्बेर किला दोस्तों सबसे पहले बसा हुआ स्मारक है। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। चलिए दोस्तों फटाफट से आप सभी दोस्त आज के सेशन से जुड़ेंगे और अपने उन सभी दोस्तों तक शेयर करेंगे दोस्तों जिनका एसएससी जीडी का एग्ज़ाम है। दोस्तों यहाँ पर आपके दिए हुए हैं आगरा किला, लाल किला, जैसलमेर किला और अम्बेर किला। तो दोस्तों इसका एकदम करेक्ट आंसर आपका जैसलमेर किला होगा क्योंकि दोस्तों अम्बेर किला ये आपका बाद में हुआ, पहले आपका क्या है जैसलमेर किला। जैसलमेर किला दोस्तों विश्व धरोहर का सबसे पहला स्मारक है, ध्यान रखेंगे। और इस ये जो किला है इसमें दोस्तों लगभग अभी वर्तमान समय में 450 परिवार रहते हैं। कितने परिवार रहते हैं 450 परिवार रहते हैं। इसमें दोस्तों कोई डाउट नहीं है, जैसलमेर आपका एकदम करेक्ट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न क्या है उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष है कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष क्या है। नीम, इमली, अशोक या फिर दोस्तों बरगद। नीम, इमली, अशोक या फिर बरगद क्या सही आंसर है कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। भारत का दोस्तों राष्ट्रीय वृक्ष क्या है। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष क्या है कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। तो सभी दोस्त ध्यान रखेंगे भारत का राष्ट्रीय वृक्ष है बरगद। ऑप्शन डी एकदम करेक्ट आंसर है, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न क्या है ध्यान से देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास भारत के स्वतंत्रता सेनानियों के लिए स्वतंत्रता सेनानियों के लिए ध्यान से यहाँ पर देखेंगे दोस्तों। यहाँ पर आपका प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास भारत के स्वतंत्रता सेनानियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बन गया है। परीक्षा गुरु, आनंद मठ, रंगभूमि या फिर दोस्तों पद्मराग। सही आंसर क्या होगा कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। तो कौन सा उपन्यास भारत के स्वतंत्रता सेनानियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बन गया। तो इसका एकदम करेक्ट आंसर दोस्तों है आनंद मठ। आनंद मठ इसका एकदम करेक्ट आंसर है, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। ऑप्शन बी एकदम करेक्ट आंसर है। यह दोस्तों बंगला भाषा में लिखा हुआ एक उपन्यास है। किस भाषा में, बांग्ला भाषा में लिखा हुआ एक उपन्यास है। और दोस्तों इसे किसने लिखा था, इसे दोस्तों बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा था। किसने लिखा था, बंकिम चंद्र चटर्जी। बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा दोस्तों यह उपन्यास लिखा गया था, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न क्या है उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे दोस्तों, ध्यान से देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा देश है जो हर वर्ष किसी निश्चित तिथि पर नहीं मनाया जाता। यहाँ पर दोस्तों ऐसा कौन सा दिवस है, ध्यान रखेंगे। ऐसा कौन सा दिवस है जो कि हर वर्ष किसी निश्चित तिथि पर नहीं मनाया जाता है। तो कौन सा दिवस है जो कि हर वर्ष किसी निश्चित तिथि पर नहीं मनाया जाता है, कमेंट सेक्शन में छाप देंगे दिवस दोस्तों। तो कौन सा दिवस दोस्तों हर वर्ष एक निश्चित तिथि पर नहीं मनाया जाता है, कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। तो दोस्तों इसका एकदम करेक्ट आंसर है विश्व पर्यावरण दिवस, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, अंतर्राष्ट्रीय मित्रता दिवस या फिर दोस्तों ऑप्शन डी है विश्व पंचायत हैबिटेट दिवस। विश्व पंचायत हैबिटेट दिवस। सही आंसर क्या होगा कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। तो दोस्तों इसका एकदम करेक्ट आंसर है विश्व पंचायत हैबिटेट दिवस। यह दोस्तों हर वर्ष किसी निश्चित तिथि पर नहीं मनाया जाता है। यह दोस्तों कब मनाया जाता है, अक्टूबर के पहले सोमवार को मनाया जाता है, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे।
अगला दोस्तों, अगर आपसे पूछा जाता है विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, तो सभी दोस्त ध्यान रखेंगे पर्यावरण दिवस 5 जून को। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की अगर बात की जाएगी तो 8 मार्च को दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। अगला पूछा जाता है अंतर्राष्ट्रीय मित्रता दिवस, तो अंतर्राष्ट्रीय मित्रता दिवस सभी दोस्त ध्यान रखेंगे 30 जुलाई को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय मित्रता दिवस। चलिए अगला प्रश्न क्या है उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न दोस्तों है ग्रीन पार्क स्टेडियम है। ग्रीन पार्क स्टेडियम कहाँ पर स्थित है, कमेंट सेक्शन में छाप देंगे जितने सारे दोस्त जुड़े हुए हैं। ग्रीन पार्क स्टेडियम कहाँ पर स्थित है, तो दोस्तों ग्रीन पार्क स्टेडियम कानपुर में है। ऑप्शन सी आपका एकदम करेक्ट आंसर है, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे कानपुर में ग्रीन पार्क स्टेडियम स्थित है। तो दोस्तों आज का सेशन हमारा यहीं तक है, आप सभी दोस्त लास्ट तक बने रहे उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। प्रतिदिन इसी तरीके से प्रैक्टिस सेट को एकदम शानदार तरीके से सीखने के लिए हमारे साथ में बने रहेंगे। प्रतिदिन शाम को 8 बजे जुड़कर जीके जीएस और साथ ही साथ में हिंदी का भी दोस्तों प्रैक्टिस सेट आपका दिन में दोस्तों 9 बजे आपको देखने को मिलेगा। तो सभी दोस्त प्रैक्टिस सेट को ज़रूर देखेंगे। थैंक यू सो मच।